हिंदी साहित्य की नामी गिरामी व प्रतिष्ठित वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, आसमानी आँखों का मौसम। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अचानक तुम्हारा नाम मोबाइल के स्क्रीन पर और सुमधुर धुन, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हेलो हेलो श्वेता। हेलो, क्या मैं श्वेता से बात कर सकता हूँ? हाँ समीर, बोल रही हूँ। कहो, कैसे याद किया? अर्जेंट मिलना है। ऑफिस में हो ना? मैं शाम 7 बजे घर पहुँच जाऊँगा तुम्हारे। फ़ोन कट। एकाएक ऑफिस में मेरे केबिन की खिड़की से दिखते बादाम के दरख्त मखमली हो उठे थे। मुझे खुश होना चाहिए था, या मैं जो तुम्हारी बेरुखी पर रेजा रेजा बिखर गई थी, मैं जो उस बिखरन को समेटने की लगातार 3 महीनों से कोशिश कर करके हार गई थी। एक एक कर 10 वर्षों का गुजरा अतीत तुमसे दोस्ती का, अपनेपन का, घर के एक सदस्य जैसा। अचानक उस दिन बहुत अधिक दिल के करीब लगा था जब तुम मेरी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने मेरे साथ भोपाल गए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे मन में तुम्हें लेकर। तुम्हें मैं सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी, पर बहन की विदाई बेला में न जाने क्या हुआ। जैसे पाँव के अंगूठे से माथे तक मैं बेबस दिल के हाथों खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। मुझे लगा था जैसे मैं सितारों की ओर उड़ी चली जा रही हूँ, बार बार मुट्ठी खोलती बंद करती कि जैसे उनकी झिलमिलाहट को कैद कर लेने को आतुर। ये जानकर भी कि काम जज्बात के साथ करने चाहिए, जज्बाती होकर नहीं। और तुम तटस्थ से मुझसे कितनी दूर और मैं तुम में समा जाने को आतुर। विदाई के बाद होटल सूना हो गया। हम भारी मन लिए अपने अपने कमरों में कैद हो गए। दूसरे दिन तुम्हें किसी काम से जबलपुर जाना था और मुझे मुंबई लौटना था। मैं भारी उधेड़बुन में थी। एक द्वंद्व लगातार मथ रहा था। एक तरफ जिंदगी का यथार्थ, दूसरी तरफ स्वप्न से तुम। क्या स्वप्न यथार्थ से बेहतर नहीं था, या यथार्थ के कवच में छिपे सत्य पर स्वप्न की कल्पनाशीलता ज़्यादा भरोसेमंद? लौटते हुए तुम्हारे बिना सफ़र सहज नहीं लग रहा था। बरसों बाद परिवार में हुई शादी से मुझे खुश होना चाहिए था, पर जैसे मैं नदी की उद्दाम तरंग बन तुम्हारी ओर उमड़ी जा रही थी। न जाने कितने कगारों को तोड़ती, जंगलों, कंदराओं, चट्टानों को फलांगती। इस जुनून में मैंने तुम्हें SMS भी किया, समीर, सफ़र उबाऊ है, तुम्हें मिस कर रही हूँ। तुम्हारी ओर से खामोशी थी। मेरा SMS पढ़कर क्या सोच रहे होगे तुम? मुस्कुराए होगे या बेकार समझकर डिलीट कर दिया होगा। फिर भी मैं बेसब्र बेचैन कि तुम कुछ कहो, तुम कहो और मैं सुनूं। यादें दिल से जाती नहीं, उनका घर ठहरा, उनका हक ठहरा। अपनी असरदार नाटकीय अंदाज की आवाज़ लेकर तुम टीवी फिल्मों के छोटे बड़े पर्दे पर भाग्य आजमाने जबलपुर से मुंबई आए थे और मुझसे मिले थे। हम पहले से एक दूसरे को कहाँ जानते थे। जबलपुर मेरा पैतृक शहर। जन्म, पढ़ाई, उम्र के 22 वर्ष वहाँ गुजरे। तुमसे मिलना जैसे प्रादेशिक और शहरी रिश्ते की अनाम डोर, जिसे मुझसे बांधा मेरे लेखक मित्र ने। शायद यही वजह थी कि तुम अपने बहुत सगे लगे थे और उसी अपनत्व से मैंने तुम्हें घर का सदस्य जैसा मान लिया था। तुमने भी मुझसे लगाव, अपनेपन का एहसास कराया था। मैं देख रही थी कि तुम मेरी हर खुशी, हर दुख में मेरे नज़दीक रहते हो। अपने कैरियर के लिए तुम्हारा संघर्ष मेरे दिल में तुम्हारा सम्मान बढ़ाता रहा। देखा है मैंने तुम्हें स्टूडियो के चक्कर काटते, निर्देशकों, निर्माताओं से मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करते, फिल्म के पात्रों को कैसे आवाज़ दी जाती है इसकी कार्यशालाओं में लेक्चर देते, धारावाहिकों की कहानी, संवाद, दृश्य लिखते हुए, बस के पैसे न होने पर घर से रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते हुए। फिर भी मेरे पास समय निकालकर तुम्हारा आना मुझे अभिभूत करता गया। मैं बड़े अपनत्व से तुम्हारी जेब में 1000-2000 ठूंस देती। आप मेरी आदत बिगाड़ रही हैं, मत करिए मेरी मदद। आपकी ये मदद मेरी मंजिल पाने की जद्दोजहद के लिए रुकावट बन सकती है। शट अप।
ये मदद नहीं, तुम्हारा हक है। चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने बकल में फंसे बालों को खोल दिया था। तभी शरारती हवा ने मेरे रेशमी बालों को मेरे गालों पर बिखेरा था। तुम गाने लगे थे, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। आज वो गाना मेरे गालों को दहका रहा था। मुझे लगा जैसे वो संकेत था जो तुमने अपनी पसंद जताई थी। और कभी किसी बात को तवज्जो न देने वाले तुम मुंबई लौटते तुमने मुझे फ़ोन किया। कहाँ हैं आप? पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। जिंदगी क्या मेरी तकदीर के बंद दरवाज़ों की बारीक झिर्रियों से झांकी है? गुलाबी सी रोशनी ने मेरे चेहरे को, गालों, आँखों को गुलाबों से भर दिया है। ये कोमल एहसास मन का ओर छोर सहला गया। लगी है आग उस तरफ भी, पैरों को पंख लग गए। अंगूर खरीद रही थी, जल्दी से खरीदारी कर घर की ओर भागी। घर बहुत सुंदरता से सजा होने के बावजूद मैं फुर्ती से रीटच देने लगी। अपनी शर्तों पर इस महानगर में अकेली जीने वाली कर्मठ, दबंग औरत और संवेदनशील, ज्वलंत लेखन से बनी पहचान पा चुकी मैं। षोडशी की तरह शर्माई शर्माई सी बार बार अपनी तमाम ऊर्जा कानों की ओर खींच लेती कि डोरबेल बजे और जब मैं दरवाज़ा खोलूं तुम। लेकिन मेरी तकदीर के दरवाजे जो बंद रहते रहते जकड़ गए थे, जो सख्त थे, उन्हें खोलना बहुत टेढ़ा पेचीदा काम था। आसान तो ये था कि तुम दरवाजे पर दस्तक दो और मेरे दरवाज़ा खोलते ही झट मुझ में समा जाओ। डोरबेल की दस्तक हुई, दरवाज़ा भी खुला। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। कैसी हैं आप? बहुत यंग लग रही हैं। मैंने दिल को मजबूती से थामा। तुम सोफे पर बैठते हुए बोले, आज दोपहर को ही लौटा हूँ। इस तरफ डबिंग के लिए आना था, सोचा मिलता चलूँ। मैं पानी लाने के बहाने चौके में आई और अपनी उठती गिरती सांसों को आंख मूंद कर कड़ाई से सहज किया। मैं जानती थी कि मैंने रेगिस्तान में इंद्रधनुष की कल्पना कर डाली है, पर मेरा खुद पर वश नहीं। चाय के दौरान शादी पर अच्छी बुरी टिप्पणी, इधर उधर की बातों के बीच तुम्हारा बार बार घड़ी की ओर देखना। अरे 9:30 बज गए, चलता हूँ, 10 बजे स्टूडियो पहुँचना है। डिनर साथ लेते हैं ना? अरे नहीं, देर हो जाएगी फिर कभी। अपनी आसमानी आँखों का भरा पूरा आकाश मुझे सौंप तुम चले गए और मैं रात भर उस आकाश के आगोश में बंधी रही। सुबह आहिस्ता से हॉल का पर्दा सरकाया। उस सोफ़े को देखा जिस पर तुम रात को बैठे थे। उस खाली जगह पर अब मैं थी और था मेरा अकेलापन। ये किस ओर चली जा रही हूँ मैं? कौन सी जगह? मुमकिन है कि वो जगह कहीं हो ही नहीं। धरती की रचना करते समय शायद ईश्वर वो जगह बनाना ही भूल गया हो। तुम समीर, जो मुझे उम्र के इस पड़ाव में मिले जब मेरी चाहतों ने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे और जब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपनी सांसों को तब तक ढोना है जब तक ज़िंदगी का अंत ना हो जाए। लेकिन मेरे प्यार का लबालब प्याला जो कभी खर्च हुआ ही नहीं, वो सारा का सारा तुम्हारी ओर लुढ़कता चला गया समीर। मेरी दौड़, तुम्हें पा लेने की दौड़ हर बार मुझ तक ही लौट आई और मैं ठगी सी खड़ी रह गई। तुम्हें पा लेने या खो देने के सारे सवालों को मैं अपने भीतर टटोलती रही, जिसके जवाब मेरे पास थे, पर मैं उन जवाबों से कतराती रही। मैं अपने वनवास में खुश थी, लेकिन तुम तूफ़ानी घोड़े पर सवार हो मेरे दिल में दाखिल हुए और मैं उस महल की तमन्ना करने लगी जहाँ मेरा बादशाह मेरे लिए अपने दिल को हीरे मोतियों सा मुझ पर वारेगा। सब कुछ असंभव था क्योंकि तुम एक अलग ही मिजाज के थे, मानो अपने ही बनाए फ्रेम में कैद एक जिंदा तस्वीर। फिर भी मैं मान रही थी कि मेरे जंगल के रास्तों में से कोई ऐसा रास्ता फूटे जो मुझे तुम तक पहुंचा दे, तो वो रास्ता मेरे लिए राजपथ बन जाएगा, और अगर नहीं तो भटकने के लिए मैं पहले से ही जंगल में हूँ। उस रात के बाद से तुमने अपने आने को मेरे संग पहले हफ्तों, फिर आए दिन और फिर कभी भी मुकर्रर कर लिया। कई बार मेरे लिए घर ढूंढने के बहाने तुम मुझे अपनी बाइक में बैठाए मोहल्ले मोहल्ले भटकते रहे। कभी हाईवे से, कभी गलियों गड्ढों भरी सड़कों से ऊंची नीची चलती बाइक पर मैं जानबूझकर तुमसे और सट जाती। अपने सीने में तुम्हारी पीठ दबोच लेती, तुम्हारे कंधे को मजबूती से पकड़े मैं तुमसे लिपट लिपट जाती, पर तुम पर कोई असर ही नहीं होता।
घर लौटते हुए तुम गेट पर ही मुझे उतार, बाइक मोड़, बाय कह देते और मैं अपने विदेह समीर की देह को कल्पना में टटोलती रात भर जागती। तुम्हारी खुशबू में खुद को रचा बसा पाती। सुबह ऑफिस जाना है, नींद जरूरी है, रेस्टिल की गोली निगल कर मोबाइल पर गाना सुनती। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। सुबह अपनी अंतरंग सखी मीता को फ़ोन कर खुद को उलीझ डालती। सांसों में बेकरारी है, आंखों में रत जगे हैं, बता क्या करूं। कह देना उससे हाँ होगी या ना, दोनों के लिए खुद को तैयार कर ले। मीता, मैं मर जाऊंगी अगर ना हुई तो। क्या मैं सच में तुमसे कह दूं समीर कि कभी कभी मुझे बड़ी कोफ्त होती। आखिर तुम्हारी बेरुखी की वजह क्या है, जबकि मेरी खूबसूरती सदा दुश्मन रही है मेरी। मेरे चेहरे और देह का आकर्षण मेरे आसपास के लोगों की नींद हराम किए है। बेहतरीन नौकरी है, आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा घर, रहन सहन, चोटी की लेखिका, क्या इतना तुम्हारी संगनी बनने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या मेरा उत्तेजक सौंदर्य तुम्हें विचलित नहीं करता? उस शाम डबिंग से फुर्सत होते ही तुम फ़ोन करके मेरे घर आ गए। शाम सुहानी हो थी। तुम कोल्ड ड्रिंक और फिंगर चिप्स लेकर आए थे। मैं आराम के मूड में थी, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे फूल सा खिला दिया था। चौके में गिलास निकालने के लिए तुमने अलमारी खोली तो सामने वोदका की बोतल देख तुम चौंके। आप पीती हैं? क्यों? औरत के लिए पीना पाप है क्या? अरे आप तो बुरा मान गई। दरअसल मुझे पता नहीं था, वरना चलिए एक एक पैग लेते हैं। तुमने साधिकार वोदका से कोल्ड ड्रिंक के साथ पैग बनाए और मुझे थमाते हुए कहा, चीयर्स। तुम्हारा खूबसूरत साथ मादक पगडंडी पर मुझे खींचने लगा। मुझे लगा आज मौका भी है और दस्तूर भी, प्रपोज कर डालती हूँ। लेकिन रात के 11 बज गए और शब्द होठों पर ही ठिठके रहे। दो दो पैग हमारे गले के नीचे उतर चुके थे, पर न तुम बहके न मैं। तुम चुप थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे। शायद इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान रहे हो। काश मैं तुम्हें पढ़ पाती और बता पाती कि तुम कितने मेरे भीतर हो। अब मेरे सन्नाटे चहलकदमी कर मुखरित हो उठे हैं। तुम मेरे अकेलेपन से खुश हो। तुम्हें प्यार करने से पहले यह अकेलापन बहुत टीसता था मुझे, पर अब यह तुम्हें पाने की शिद्दत से जाग उठा है। आप कंप्यूटर खरीद लो श्वेता जी, बहुत काम आएगा आपके। अपनी रचना टाइप करके मिनटों में भेज देना संपादकों के पास। आराम के पलों में बंदनी, सुजाता जैसी फिल्में देखना। मुझे कंप्यूटर आता कहाँ है? वो तो मैं सिखा दूंगा आपको। मन में आशा जागी, तब तुम ज़्यादा आओगे मेरे पास, नज़दीकी बढ़ेगी। तो ठीक है, खरीद लेते हैं। तुमने अपनी आसमानी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। आप भी ना, कसम से बहुत भोली हैं आप। बहुत बदलाव आ गया है आप में। कहीं आपको प्रेम रोग तो नहीं हो गया? मैं सन्न रह गई, हिम्मत नहीं जुटा पाई तुमसे ये कहने की कि हाँ मुझे प्रेम हो गया है, क्योंकि इसके दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं तुम्हें पा लूँगी या हमेशा के लिए खो दूँगी। और तुम्हारे द्वारा ठुकराया जाना या मना कर देना जीने नहीं देगा मुझे समीर। तुम्हें है क्या किसी से प्रेम? शादी नहीं की तुमने, कोई तो होगा जिसके लिए इस उम्र तक इंतज़ार करते रहे। तुमने लापरवाही से हवा में जुमला फेंका। शादी करना अपनी फितरत नहीं, अकेलेपन का लुत्फ ही कुछ और है। फ्यूचर किसने देखा है? जी ही लेंगे। आप भी तो अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं। मन हुआ कहूँ तो आ जाओ ना, मेरी दुनिया आबाद कर दो। कह भी देती तो तुम्हारी आसमानी आंखों में कोई सितारा नहीं झिलमिलाता, और अगर झिलमिलाता भी तो पल भर के लिए अपनी कंदील सी रोशनी सौंप अस्त हो जाता। क्या तुम्हारे दिल में कभी कोई भावना नहीं जागती? हमने साथ साथ लोखंडवाला में किराए का मकान ले लिया। हमारे घरों की दूरी में मात्र 15 मिनट का फासला था। रात मैंने तुम्हें SMS किया। घर ढूंढने में तुमने मेरी जो मदद की, तुम मेरे दिल में गहरे उतर गए हो। आई लव यू समीर। सेंड के ऑप्शन पर देर तक अंगूठा थरथरा रहा था, और जब ऑप्शन दबाया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। मीठी सी तड़प घंटों रत जगे की वजह बन गई। 2 दिन की खामोशी के बाद तुम्हारा फ़ोन, आपका SMS मिला। कह ही तो नहीं पाता मैं। यानी कि तुम भी?
1 जनवरी को मत शिफ्ट करिए, 2 को करते हैं, नहीं तो साल भर शिफ्टिंग ही करते रहो। साधिकार तुम्हारा आदेश। मैं देर तक भीगती रही। जिस दिन मैं शिफ्ट हुई तुमने सामान जमाने में 12 बजे रात तक मेरी मदद की, खासकर मेरी किताबों की अलमारी जमाने में। ये कहते हुए तुम मुझे छेड़ते रहे कि ये रहा आपके दबे पांव प्यार उपन्यास का सेट। बता दीजिए ना, कौन है वो खुशनसीब? अद्भुत हो तुम, रियली इम्पॉसिबल। मैंने मीठी फटकार लगाई। चुप रहो यार, काम के बीच में ये कौन सा राग अलाप रहे हो? नहीं, यूं ही पूछा, वैसे हर्ज क्या है? क्यों मुझे जज्बातों से भरा बेरंग लिफाफा बना रहे हो? क्यों नहीं खोल कर पढ़ लेते मुझे, जिसकी इबारत तुमसे शुरू होकर तुम्ही पर ख़त्म होती है? डोरबेल बजी। मकान मालिक ने खाना भिजवाया और विस्की तुम लेते आए थे। हम थककर चूर 2:30 बजे तक जागते रहे। नशा, तुम्हारी नज़दीकी और ढेरों बातें। तुम सोफे पर लेट गए, मैं तुम्हारे पास शॉल ओढ़कर बैठ गई। जनवरी का महीना, इस बार मुंबई के लिए पहाड़ों से ठंडक बटोर लाया था। तुम्हें भी मैंने चादर ओढ़ा दी थी। हम एनिमल प्लेनेट पर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस का जोड़ा देख रहे थे जो मैथुनरत था। देखो श्वेता, ओ गॉड, इतना बड़ा ऑक्टोपस! वो एक नहीं 2 हैं, मेरे मुंह से निकला और शर्म ने मेरे गाल दहका दिए। नशे की उत्तेजना में मैं तुम्हारे घुटने पर अपनी ठोड़ी टिकाने ही वाली थी कि तुम बोल पड़े। सो जाओ श्वेता, सुबह जल्दी उठना है। ना आपकी छुट्टी है और ना मुझे फुर्सत। अब मुझे शिफ्टिंग प्लान करनी है इसके पहले कि कहीं से डबिंग का बुलावा आए। सुबह हर रोज़ की तरह थी। सामान की तरह मैं भी बिखरी बिखरी थी। तुम्हारे बिना जीना जैसे कलेजे में छुरी धंसते धंसते अधबीच में रह जाए। वो आधी मौत की तड़प, वो परकटे पंछी की तड़प। मीता, बता मैं क्या करूं? तेरे पागल होने पर कोई कसर बाकी नहीं रह गई है। कहने भर को दबंग है पर हिम्मत जरा भी नहीं। तू नहीं समझ सकती मीता, वो कितना अद्भुत इंसान है। यकीन मान, वो औरों जैसा नहीं है। मीता जवाब भी क्या देती? और कोई मेरे जुनून ने इश्क की दवा बन भी नहीं सकता सिवा तुम्हारे। तुम ही मेरे कर्म हो, तुम ही मुक्ति भी, तुम ही अंतरंग सखा, तुम ही प्राण मेरे। कंप्यूटर तुम ले आए थे। फिटिंग के बाद तुमने अपनी जेब से नेट डिवाइस निकाल कर इंस्टॉल करना शुरू किया था। खाना खाओगे ना? एक शर्त है, मैं बनाऊंगा। सब्जी में क्या है? बैंगन। बैंगन का भरता और पराठे। लेकिन एक शर्त और है। अब कौन सी शर्त यार? कि आप चौके में नहीं जाएंगी। आप इधर बैठकर माउस पर अपना हाथ साधिए। मैंने माउस पकड़ा तो कर्सर स्क्रीन के न जाने किस कोने में गायब हो गया। मुझसे नहीं होगा। अरे कोशिश कीजिए, हाथ हटाइए, ऐसे पकड़िए ना। अगर मैं हाथ नहीं भी हटाती तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर माउस चलाना नहीं सिखा सकते थे? मैंने भी कैसे पत्थर से दिल लगाया। ऐसा एकांत, मेरा ऐसा उत्तेजक सौंदर्य और बेदिल तुम। सोचती थी अपनी ही ओर से तुम्हें तुमसे मांग लूँ। हर दिन हिम्मत जुटाती, हर दिन तुम्हारा रूखापन पस्त कर देता। कंप्यूटर सीख कर भी नहीं समझ में आने का नाटक करती ताकि तुम्हारा आने का सिलसिला जारी रहे। इस बीच तुम काफ़ी व्यस्त हो गए, तुम्हारा आना कम हो गया। फ़ोन कर कर के थक जाती, उठाते भी तो जवाब आता, बिज़ी हूँ या बाइक चला रहा हूँ, मैं करता हूँ आपसे बात। मैं इंतज़ार करती रह जाती, ना फ़ोन आता, ना ही मेल का जवाब, ना SMS। तुम्हारी ऐसी उपेक्षा ने मेरे अंदर तुम्हारे पाने की ज़िद जगा दी। मैं जुनून के कगारों को पार करने लगी। अपने एकाकी पलों में मैं तुम्हें रचने लगी, तुम्हें मूर्त मानकर तुमसे बात करने लगी। पूछने लगी कि जब तुमने मेरे आई लव यू के जवाब में कहा था कि मैं कह नहीं पाता, तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़े? क्या मैं तुम्हें समझने में भूल कर रही हूँ या तुम आकाश कुसुम हो जिसे छू पाना असंभव है? इस प्रक्रिया में कितनी बार मैंने खुद को छाना तो पाया कि ये महज कल्पना नहीं है। ये हकीकत के वे तार हैं जिनसे तुम जुड़ गए हो और जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। तुम्हारे अंदर के कोने कोने से जब मैं गुजरती हूँ तो मुझे लगता है मैं भी बारीक तार हो गई हूँ। मेरा समूचा वजूद बारीक तारों से बुना जाल बन गया है। मेरे जुनून के कगारों पर बिछे जाल से मुझे मुक्त करो समीर। मीता कोसती, वो तेरे लायक नहीं है। तेरी ऊंचाइयों को छू पाने की हिम्मत ही नहीं है उसकी।
फिर मेरा मुरझाया चेहरा देख कर वो दुलारती, सोच मत श्वेता, बस ये मान ले कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें कौन प्यार करता है, महत्वपूर्ण ये है कि हम किसे प्यार करते हैं। उस रात मैं खुद पर काबू खो बैठी। तुम्हें एसएमएस किया, बड़ी मुश्किल राहों से गुजर रही हूँ, हर तरफ तुम ही तुम, बस तुम ही तुम, मान बैठी थी। इस पार या उस पार तुम भी मुझे चाहने लगे हो, इस बात को मैं तुम्हारे क्रियाकलापों में खोजने लगी। मेरे हाथ में कांच चुभ जाने के कारण जो टाँके लगे, तुम बिज़ी, तुमने अपने दोस्त प्रदीप को भेजा, फिर रात को फ़ोन। खाया कुछ? नहीं, बनाऊँ कैसे? मैं आता हूँ। तुम होटल से खिचड़ी लेकर 12 बजे रात को आए। जब तक हाथ ठीक नहीं हुआ तुम मेरे लिए निवाले भी तोड़ कर रख देते थे। उस दिन तुमने कहा प्रदीप हमारे संबंधों के बारे में पूछ रहा था, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं आपके प्रति पजेसिव हूँ। पजेसिव? अर्थ जानते हुए भी मैंने डिक्शनरी खोज डाली। मीता ने पूछा, और जब उसने कहा ये शब्द प्रेमी और पति ही कह सकते हैं और कोई नहीं, तो मैं खुशी से भर उठी। यानी कि तुम? फिर मेरे एसएमएस पर तुम्हारी लंबी चुप्पी क्यों? इस चुप्पी को इनकारी मान मैं दूर क्यों नहीं हो जाती तुमसे? आखिर क्या तलाश रही हूँ मैं? क्या छूट गया है मेरा तुम्हारे पास? तुम चुप हो, तुम्हारा मौन और तराश देता है मेरे इन शब्दों को जो मैं तुम तक पहुँचाना चाहती हूँ। कभी सोचती हूँ अगर एक दिन तुम मेरे शब्दों का एस्थेटिक देखना चाहोगे तब क्या होगा? जवाब दो। यादों में कील सी चुभती है तुम्हारी लिखी पहली और आखिरी कहानी जो तुमने मुझे पढ़कर सुनाई थी। उसके पहले तुमने मुझे मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के मोमेंटों के लिए एक अलग रैक बनाने की सलाह दी थी, और फिर कहानी पढ़ने लगे थे जिसमें एक लेखिका अपनी लिखी पुस्तकों पर तरह तरह के सम्मान पुरस्कार पाती रही, सेलिब्रिटी हो गई और अंत में पागल हो गई। जब उस पर पागलपन के दौरे पड़ते तो तमाम मोमेंटों को छू छू कर देखती, महसूस करती, फिर ठहाके लगा कर हंसती कि किस तरह उसने देह की कीमत पर ये पुरस्कार पाए थे। मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। इतनी घटिया सोच? क्या कह रहे हो समीर? कम से कम लेखन के क्षेत्र को तो फिल्मी माहौल से मत जोड़ो। तुम भी ठहाका लगा कर हंसे थे। अरे ये तो यूं ही लिख दिया था, मन में आया तो। मन में आया ही क्यों? कैसे? फिर भी मैंने तुम्हें बख्शा था कि तुम जिस माहौल में अपना दिन बिताते हो वो ऐसा ही तो है। प्यार करती हूँ तुम्हें, इसलिए हर बेजा बात भुला देती हूँ। मीता कहती है अंधी हो गई है तू प्यार में। मुझे तो शक है वो मर्द है भी, वरना तेरी जैसी खूबसूरत औरत। मैंने मीता के होठों पर हथेली रख दी थी। इतवार का दिन, मैं आराम के मूड में, लॉन्ग स्कर्ट ब्लाउज में, शैम्पू किए रेशमी खुले बाल जो मेरे चेहरे को घटाओं की तरह घेरे थे, और हाथों में था सलमान रुश्दी का उपन्यास। इस वक्त डोरबेल का बजना मुझे डिस्टर्ब कर गया। दरवाज़ा खोला तो तुम। मेरी सांसें मेरी धड़कन है मुंतज़िर मेरी, तेरे आने पर सौंप दूंगी अमानत तेरी। होश खो बैठी मैं। तुम्हारे कमरे में आने से जूते उतारने तक के वे लम्हे हजार हजार बरस लंबे लग रहे थे। आते ही तुमने मुझे बाहों में भरकर अपने सीने में इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरी पसलियाँ कड़कड़ा गईं। मेरे होठों को मुंह में भरकर तुम चूसने लगे, और तुम्हारे सख्त हाथों का स्पर्श, उफ, मेरा नाजुक कोमल बदन चूर चूर होने लगा। तुम्हें पा लेने की मेरी साध बिलबिला उठी। मैंने तुम्हें अपने से दूर करना चाहा, पर तुम टस से मस नहीं हुए। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक अधमरा चूहा हूँ और तुम वो गिद्ध जिसके नुकीले पंजों में अब मेरा अंत होने ही वाला है। मैं तड़प उठी। ऐसा वहशी प्यार, ऐसा हिंसक तुम्हारा रूप। छलकते आंसुओं से मैंने तुम्हें धमकाया, फिर याचना की, छोड़ दो समीर मुझे, तुम जानवर हो जानवर। ना जाने क्या हुआ तुम्हें, तुमने मुझे छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चले गए। जैसे चक्रवाती तूफान से उभरी थी मैं। तुम्हें प्यार करने का लम्हा मुझे कोसने लगा। मेरी भावनाएं मुझे धिक्कारने लगीं। मेरे एहसास मुझ पर ठहाके लगाने लगे। ये कैसा प्यार था तुम्हारा समीर? मुझे लगा जैसे मेरी शक्ति निचुड़ गई है। एक चिंगारी मुझे भड़की और उसने मुझे तपा दिया। उस तपिश में नंगे पाँव में बीहड़ों में भटकती रही। मेरे पैर नुकीले पत्थरों, कंकड़ों और कांटों से लहूलुहान होते रहे, लेकिन चुभन तो बाह में महसूस हो रही थी।
इन्हें किसी बात का गहरा शौक लगा है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही हैं ये। इंजेक्शन दे दिया है, पर इन्हें एहतियात, आराम और किसी की 24 घंटे की मौजूदगी की ज़रूरत है, वरना ये गहरे डिप्रेशन में चली जाएंगी। मीता को डॉक्टर समझा रहे थे, जिसे मैंने समीर के चाहते ही फ़ोन किया था और वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। खून हो गया मेरा, मीता। वो घबरा कर मेरे पास दौड़ी आई थी। 2 हफ्ते लगे मेरी हालत सुधरने में। मीता मुझे अपने घर ले आई थी और ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन भेज दी थी। 2 हफ्ते बाद जब मैं अपने घर लौटी तो जैसे तुम कहीं से वॉच कर रहे थे मुझे, तुम्हारा SMS मेरे फ़ोन पर। कैसी हो श्वेता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बोलो, जवाब दो, करोगी शादी? कान की लवें सुलग जाना चाहिए थी मेरी, पर मैं चुप रही। कदमों को थिरक जाना चाहिए था, पर वे हिले तक नहीं। लबों से प्रेम गीत फूट जाने चाहिए थे, पर मैं चुप रही। अब तुम बोलोगे समीर, और मैं चुप रहूँगी। यही तो तुमने मेरे साथ किया है। मन हुआ पूछूं तुमसे, शादी करके रखोगे कहाँ मुझे? अपने उस दड़बेनुमा घर में जिसमें रहते रहते तुम जानवर हो गए हो, या जबलपुर के अपने उस कच्चे आंगन वाले घर में जहाँ तुम्हारी बेपढ़ी लिखी भाभियाँ बिवाई फटे पैरों को दौड़ा दौड़ा कर ससुराल के प्रति अपने फर्ज निभा रही हैं? मेरी खामोशी ने शायद तुम्हारे अंदर वो चिंगारी भड़का दी थी जो कभी तुम्हारी खामोशी से मेरे अंदर भड़की थी। अब तुम रोज़ मुझे SMS करते, साहित्यिक सम्मेलनों से रात बिरात लौटने पर मुझे आगाह करते कि ये कोई शरीफ लड़कियों के घर लौटने का वक्त है। क्या सिद्ध करना चाहते थे तुम कि तुम्हें मेरी परवाह है, या मेरी सफलताओं को हासिल करने पर शक? फिर एक शाम प्रदीप का फ़ोन आया। कैसी हैं श्वेता जी? क्या आप अभी नौकरी के साथ साथ लिंटाज RTVC से जुड़ी हैं? क्यों, कुछ काम था क्या? वहाँ रतन खन्ना जी भी थे, हैं कहाँ आजकल वो? आपकी तो उनसे अच्छी दोस्ती थी। हाँ, बड़े भाई की तरह है रतन दा, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही मिलते हैं कभी आपसे, रेखा भी मिलना चाहती हैं। फ़ोन रखते ही जाने क्यों लगा कि शायद तुम प्रदीप के जरिए मेरे पास वापस लौटने की हिम्मत जुटा रहे थे। नहीं, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई मुझे, बल्कि यकीन था कि एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और मेरे पास वापस लौटोगे। अपने हिस्से की धरती और आकाश के साथ रहना मेरा ख्वाब था, जो मेरे पैरों तले से और सिर से सरक गया था। शायद उसके छोर अब तक मेरे हाथों में आ जाएं। मेरा तुम्हारे लिए इंतज़ार शुरू हो गया। हालांकि इस बीच मेरी भूख प्यास उड़ गई थी, वज़न भी 5 किलो कम हो गया था। ऑफिस में मेरे सहकर्मी कहते, टॉनिक लीजिए श्वेता मैडम, वरना हेल्थ डाउन होती जाएगी। ऑफिस से बांद्रा तक पहुंची ही थी कि तुम्हारा फिर फ़ोन। मैं ड्राइविंग सीट पर कभी फ़ोन नहीं रिसीव करती, कहीं गाड़ी रोक भी नहीं सकती थी। दूर दूर तक पार्किंग प्लेस नहीं थी। ऑफिस से घर लौटता लोगों, बाइक, कार, ऑटो, टैक्सी का हुजूम, जैसे हाईवे पर समंदर उमड़ गया हो। सिग्नल पर मैं मोबाइल के स्क्रीन पर तुम्हारा नाम। आखिर ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया जिससे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई? मेरे पास इस सवाल का फ़िलहाल कोई जवाब न था। फ्रेश होकर मैंने चाय बनाई और सोफ़े पर बैठकर इत्मीनान से चुस्कियाँ लेने लगी। चाय खत्म होने के पहले ही तुम आ गए। मुझे लगा तुम कहोगे, उस दिन के वहशीपन के लिए मुझे माफ़ करो श्वेता, पर माफ़ी शब्द तो तुम्हारे शब्दकोश में है ही नहीं। कैसे हो समीर? तुम तो बहुत नाराज़ होगी मुझसे। क्या करूं, अक्खड़ बेतुका हूं ना, पर अब समझ गया हूं कि अपनी नाजुक प्रियतमा से कैसे प्यार किया जाता है। मैं हंस पड़ी। ट्रेनिंग लेकर आए हो? यू नॉटी, देखो कबाब लाया हूँ और तुम्हारी मनपसंद वोदका। ये किस बात की ट्रीट है? खोकर पाने की। एक बात कहूँ श्वेता, मैं जैसा हूँ क्या उसी रूप में तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती? मैं निरुत्तर क्या कहूँ। मेरी नस नस में तुम समाये हो, इतना डूब कर चाहा है तुम्हें, इतना खुद को जलाया है तुम्हारे लिए कि अब उसकी आँच भी तकलीफ़ नहीं देती। मेरी तलब में मेरी उम्र तमाम हो रही है। कहो ना श्वेता, तुम्हें याद है मैंने ब्लूटूथ से तुम्हें एक गाना भेजा था, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। इस बार भी मैं चुप रही, बल्कि उठकर तुम्हारे लाए कबाब माइक्रोवेव में गर्म करने लगी। तुम भी गुनगुनाते हुए उठे और पैक बनाने लगे। घर रौनक से भर उठा। मैं सब कुछ भूलकर तुम में खोने लगी और उन वादियों की सैर करने लगी जिन्हें मैं अक्सर तुम्हारी याद में मूर्त कर लेती हूँ,
और तुमसे शिद्दत भरा इश्क करती हूँ। तब उन वादियों में छलकते झरने होते हैं और गुच्छों में खिले पीले फूल जिनके सरमाए में हम नहीं रहते। तब झरनों की ऊंचाई के पीछे से बिल्कुल तुम्हारी आसमानी आंखों जैसा आकाश झांकता है। हम 2 पैग पी चुके थे, तीसरा तुमने सिर्फ अपने लिए बनाया और मेरे करीब बैठते हुए मेरे गालों को हथेलियों में भरकर होठों को एक मादक स्पर्श दिया। क्या ये तुम ही हो समीर? मैंने बंद आंखों को खोलकर तुम्हें देखा। तुमने मेरी पलकों पर भी होठों का स्पर्श दिया, फिर गले, कंधे, और एक सनसनाते एहसास में मैंने तुम्हारी बाहों में खुद को समा जाने दिया। बीच बीच में तुम वोदका का घूंट भरते रहे। मेरा महीनों का इंतज़ार, तुम्हें पा लेने का मेरा फितूर। रात क्यों ख़त्म हो रही है? क्यों सुबह की लाली खिड़की से झांक रही है? मैंने शर्मा कर तुम्हारे रोएदार सीने में मुँह छिपा लिया और ये सिलसिला चल निकला। हर आड़े दूसरे तुम आते और मेरे दिल की मुडेरों तक अपनी वफ़ा के दीप जला जाते। मैं उसकी रोशनी में इतरा उठी थी। अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी। ऐसी ही सपनीली रात के बेहद अंतरंग पलों में तुमने कहा, श्वेता, वो रतन खन्ना जी से मेरी सिफारिश करो ना, तुम्हें तो बहुत मानते हैं वो। उनके पास डिस्कवरी के लिए एपिसोड और कमेंटेटर का काफ़ी स्कोप है। ठीक है, मिलवा दूंगी उनसे, लेकिन अपना बेस्ट साबित करना होगा, मेरी नाक ना नीची हो जाए। श्वेता, क्या तुम्हें मेरे लेखन या मेरी आवाज़ पर कोई शक है? मैंने तुम्हारी नाक धीरे से दबाई। प्यार पर शक है। परेशान हूँ, इतने बदल कैसे गए तुम? आपकी सोहबत का असर है जानम। कभी कभी तुम्हारा हद से गुजर जाना शक के दायरे में ला देता है तुम्हें। कलाकार तो तुम हो ही अच्छे। रतन दा को तुम्हारा काम पसंद भी आया। जैसे भाग्य ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी हो, तुम जुट गए रतन दा के साथ। अक्सर कभी बेंगलुरु, कभी कन्याकुमारी, कभी लद्दाख, तो कभी पटनी टॉप। शूटिंग की व्यस्तता, फ़ोन करने तक की तुम्हें फुर्सत नहीं। SMS का जवाब, ईमेल का जवाब, फुर्सत ही नहीं। कभी गलती से फ़ोन उठा भी लिया तो शूट पे हूँ, रखो अभी मैं करता हूँ। समीर, तुम तो पहले जैसे हो गए। दिमाग कहता पर दिल हावी हो जाता। अब इतने बड़े चैनल से जुड़े हो तो बिज़ी तो होगे ना। महीने में 2 दिन के लिए मुंबई आते, शरीर तो मिलता पर मन भटकता। समीर, तुम इतने बिज़ी रहोगे तो मैं कैसे रहूँगी? समझाओ यार खुद को, कमा लेने दो। क्या तुम मेरी तरक्की से खुश नहीं? तुम मुझे लाजवाब कर देते और मैं तुम्हारी बातों में आ जाती। अब तो तुम सिंगापुर भी हो आए और कनाडा का प्लान भी कर रहे हो। मैंने रतन दा को फ़ोन लगाया। रतन दा, कनाडा कब तक रहेंगे? 4 महीने का प्लान है श्वेता। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे वहाँ शूट करना है। वो तुम्हारा समीर काफ़ी अच्छा कलाकार है, इसीलिए तो आपके पास भेजा। मेरा माथा तुम्हें लेकर गर्व से ऊंचा हो गया। तुम कनाडा में और मेरे हिस्से तुम्हारी खामोशी। मैंने भी सोचा चलो इसे भी आदत में शुमार कर लेती हूँ। अब इतनी व्यस्तता में प्रेमालाप का समय ही कहाँ। सरकते दिनों में तुम्हारे बगैर मैं खुद को खींचती रही। अकेलापन, तन्हाई, उदास शामों के बेतरतीब सिलसिले। 4 महीनों तो कब के निकल चुके। कुछ खबर तो देते तुम। फ़ोन पर प्रदीप था। श्वेता जी, कहना तो नहीं चाहिए दोस्त हूँ समीर का, पर समीर आपके लायक नहीं। चौंकी मैं। ऐसा क्यों कह रहे हो प्रदीप? इसलिए कि आपका मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। आप इतनी बड़ी शख्सियत कैसे एक सिरफिरे पर मर मिटी? मैंने फ़ोन काट दिया। नहीं सुन सकती मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी। फ़ोन फिर बजा। इस बार रेखा थी। दीदी, आपका गुस्सा लाजमी है, पर चूंकि आप मेरी अपनी है इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ है। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये योजना हमारे घर में बैठकर ही बनाई गई। चूँकि आपकी रतन खन्ना जी से दोस्ती है और समीर का फ्यूचर नील, सो आपके जरिए उन तक पहुंचने का पूरा प्लान यही मेरे घर पर बना। तब से ये बात प्रदीप अब मुझे कचोट रही है। दीदी, समीर आपके लायक नहीं। रेखा के शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उड़लते चले गए। मैंने तुरंत समीर को फ़ोन लगाया। हर बार की तरह वही पहुंच से दूर का रटा रटाया वाक्य। रतन दा को लगाया। उन्होंने तुरंत उठाया। समीर कहाँ है रतन दा? फ़िशिंग के लिए गया है दोस्तों के साथ। यहाँ एक बेहद खूबसूरत लेक है जहाँ 1 घंटे फ़िशिंग के $10 लगते हैं। यानी कि आज शूटिंग नहीं है? मेरी आवाज़ थरथरा रही थी। शूटिंग कंप्लीट हो गई। 2 दिन बाद हम इंडिया लौट रहे हैं। ओह,
तो तुमने अपने जाल में मुझे फंसा लिया समीर। मेरी पूरी ज़िंदगी की मूल्य पर फिशिंग तो तुम कब की कर चुके हो। सुनाओ, खुद को सुनाओ अपनी लिखी पागल लेखिका की कहानी और उसके स्त्री पात्र को पुरुष पात्र में बदल दो। का पुरुष। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी आसमानी आँखों का मौसम। पुरुष भी कायर होते हैं। सफलता पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्त्री को, अपने प्यार को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।